नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिसलोकेशन मोशंस क्या होते हैं। डिसलोकेशन मोशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्लाइड, क्रॉस स्लिप और क्लाइंब, ये हमने देखे थे। और ये किसी डिसलोकेशंस के लिए भी हम देखे थे कि ग्लाइड हमने देखा था जो होता है एज नेचर और स्क्रू नेचर दोनों के लिए भी है। क्रॉस स्लिप हम देखे थे कि सिर्फ स्क्रू के लिए पॉसिबल है, एज के लिए नहीं है। तो क्लाइंब हमारा एज के लिए पॉसिबल है, स्क्रू के लिए नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है इस डिसलोकेशन मोशन के वजह से, यानी इनके वजह से क्या प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मान लेते कि मेरे पास एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के डायमेंशन कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर दिए। ये डी है, एच है और ये इसकी लेंथ है इस तरह से। आप देखेंगे ये मेरा क्रिस्टल है और यहाँ पे मैं कुछ स्लिप प्लेन्स मार्क कर लेता हूँ। ये जो स्लिप प्लेन्स है या ग्लाइड प्लेन्स है और यहाँ पे कुछ डिसलोकेशंस है इस क्रिस्टल में। और ये जो डिसलोकेशंस है ये किसी एक नेचर के होंगे, एज या स्क्रू, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पे मैंने एज मार्क किए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे स्क्रू होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे सिंबल जो एज का है वो आसानी से समझ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे एज डिसलोकेशंस यहाँ पे मार्क किए। तो ये नहीं, ये समझे कि एज डिसलोकेशंस इस तरह से, अगर मैं इस डिसलोकेशन को इस तरह से ड्रॉ करूँगा तो ये टेंजेंट वेक्टर जो है डिसलोकेशन का कुछ इस तरह से है। तो ये जो डिसलोकेशन है, ये सारे डिसलोकेशन इस तरह से है, इसकी लेंथ इस तरह से है। एक तो ये प्योर एज है या प्योर स्क्रू है। इसका हम मार्क कर लेते हैं कि बर्जेस वेक्टर क्या है। इस सारे डिसलोकेशंस का बर्जेस वेक्टर सेम है, जो बर्जेस वेक्टर बी मैंने मार्क किया है यहाँ पे। अभी मैं एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ इस क्रिस्टल को। अगर ये शेयर स्ट्रेस जब मैं अप्लाई करता हूँ टाउ, तो ये शेयर स्ट्रेस जब अप्लाई करूँगा तो ये जो क्रिस्टल है वो शेयर होगा, यानी इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा या शेप चेंज होगा। मान लेते हैं उसका शेप चेंज कुछ इस तरह से हो रहा है। ये मेरा शेप चेंज इस तरह से हो रहा है और हमने जाना था कि ये शेप चेंज इसलिए होगा क्योंकि जब मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो ये डिसलोकेशंस मूव होंगे और मूव होके यहाँ पे सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आके वो स्टेप्स तैयार करेंगे। तो ये एक सिंगल क्रिस्टल के लिए मैं मान के चल सकता हूँ, ये अजम्पशंस वैलिड है मेरा। अभी हम देखेंगे कि अगर से स्टेप्स तैयार हो रहे हैं तो एक स्ट्रेन भी तैयार होगा इसके वजह से। ये शेप चेंज जब मैं बात करूँगा शेयर स्ट्रेस के वजह से, शेयर स्ट्रेस जब मैंने अप्लाई किया तो कुछ इस तरह से मैं मार्क कर लेता हूँ डायमेंशंस। तो ये जो लेंथ है ये मेरी इनिशियल लेंथ हो जाएगी एच, ये मेरी एच हो जाएगी। और इस जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट तैयार हुआ है डिसलोकेशन के मोशन के वजह से, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा। तो आप देखेंगे कि मेरा बर्जेस वेक्टर इस डायरेक्शन में था, बर्जेस वेक्टर इस डायरेक्शन में था और ये सारे डिसलोकेशन का जो मोशन होगा वो परपेंडिकुलर उनके टेंजेंट लाइन की वजह से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यानी आप देखेंगे कि सारे डिसलोकेशन जो मूव होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव होंगे और ये जब मूव होंगे तब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डेल्टा। तो ये मेरा हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डेल्टा यहाँ पे दिखाया है ये एग्जैजरेटेड वे से दिखाया है, यानी ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया है। पर आप मानिए जब हम ये अजम्पशंस ले रहे हैं तो ये डेल्टा है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है इस एच से, ये हाइट ऑफ क्रिस्टल से बहुत छोटा है। तब हम अगर शेयर स्ट्रेन जो डेवलप होगा ये शेयर स्ट्रेस की वजह से वो इस तरह से होगा। ये जो एंगल चेंज अगर मैं निकालूंगा गामा, तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा शेयर स्ट्रेन को, गामा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एच। हमने देखा है कि शेयर स्ट्रेन मैं निकालता हूँ तब मैं टान गामा इस तरह से डिफाइन करूँगा, मेरे पास डेल्टा अपॉन एच आ जाएगा। और जब गामा डेल्टा बहुत छोटा है तो मेरे पास ये डेल्टा अपॉन एच आ जाएगा शेयर स्ट्रेन, यानी मैं शेयर स्ट्रेन को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। अभी मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिसलोकेशंस इस क्रिस्टल में n थे और जब कोई भी एक डिसलोकेशन मूव होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरा एक डिसलोकेशन है और वो एंटायर डिस्टेंस यहाँ पे मूव हो गया, d डिस्टेंस अगर मूव हो रहा है तो स्टेप क्या क्रिएट करेगा, वो स्टेप क्रिएट करेगा b से, यानी जो एक डिस्प्लेसमेंट
एक जो डिसलोकेशन है, मान लेते हैं ये डिसलोकेशन यहाँ से पूरा d डिस्टेंस अगर क्रॉस करके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेप क्रिएट होगा वो बाय मैग्नीट्यूड होगा b से। आप समझ सकते हो, अगर ये डिसलोकेशन पूरा d डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया सरफेस पे, तो ये यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा b। तो ये हमें पता है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं d डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है b का। तो अगर मेरा डिसलोकेशन कोई x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं है जब मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो सारे डिसलोकेशन सरफेस पे ही आ जाए, तो कुछ x डिस्टेंस मूव होंगे। x डिस्टेंस मैं इस तरह से मार्क करता हूँ, इस डायरेक्शन में, ये मेरा x डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो क्या स्टेप क्रिएट करेंगे, वो स्टेप क्रिएट करेंगे डेल्टा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से, अगर वो x डिस्टेंस मूव करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक डेल्टा स्टेप। तो मैं डेल्टा कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, इधर लिखा ही है मैंने। तो डेल्टा मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, b अपॉन d इंटू एक्स। तो अगर मेरे पास आयत डिसलोकेशन है, एक कोई भी एक डिसलोकेशन की बात कर रहा था मैं, अगर कोई आयत डिसलोकेशन अगर मूव कर रहा है कोई भी डिस्टेंस से x आया, अगर मैं मान के चल रहा हूँ, तो क्रिएट कर रहा है एक स्टेप डेल्टा आई, यानी मैं इसको जनरलाइज्ड कर रहा हूँ। तो डेल्टा आई जो स्टेप रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा कोई भी आयत डिसलोकेशन की वजह से, वो आएगा मेरा b अपॉन डी एक्स आई। ये कोई भी स्पेसिफिक डिसलोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरलाइज्ड वे से मैं बात कर रहा हूँ। तो जो डेल्टा है, यहाँ पे मैं डेल की बात करूँगा, ये जो डेल्टा है टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मेरा समेशन हो जाएगा सारे डिसलोकेशन का, यानी आई से लेके एन तक। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ b अपॉन डी एक्स आई, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं इस तरह से कुछ समझ सकता हूँ। अभी हमने ये सिनारियो देखा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यह आ रहा था मेरा b अपॉन डी समेशन ऑफ एक्स आई। b अपॉन डी आप जानेंगे कि b मेरा बर्जेस वेक्टर है, वो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे डिसलोकेशंस के लिए, और ये जो d है ये जो है वो स्मॉल चेंज ही डिफॉर्मेशन है। तो हम मान के चलते b अपॉन डी जो है वो कांस्टेंट है, और इसलिए हम इसको समेशन साइन के बाहर लेके आएंगे और ये मेरे पास ये रिलेशन रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डिसलोकेशंस थे। अब मैं करता हूँ ये जो, इसको मैं डिवाइड करूँगा n से, नंबर ऑफ डिसलोकेशन जो भी कांस्टेंट है मेरे मटेरियल में, इसको मैं डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप ये वैल्यू देखेंगे, आप ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो हो गया, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ एनी डिसलोकेशन, आयत डिसलोकेशन, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ डिसलोकेशन से। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगी मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट x बार। और मैं गामा को डेल्टा अपॉन h लिखा था प्रीवियसली, अभी मैं गामा को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मैं रिप्लेस करता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी b n d x बार अपॉन h। तो ये वैल्यू मुझे आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, ये शियर स्ट्रेन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो लेंथ है क्रिस्टल का, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे ये अगर मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगा LDH बॉटम में, तो ये जो L इंटू डी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल। और ये मैं इसलिए कंसिडर कर सकता हूँ तो क्योंकि मैंने बताया था कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम कंजर्व होता है, अगर ग्लाइड और क्लाइंब हो रहा है तो, ग्लाइड और स्लीप हो रहा है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि ये LDH जो होगा वो मेरा वॉल्यूम आएगा। तो L इंटू एन अगर मैं देखूंगा, ये मेरा L है और ये नंबर ऑफ डिसलोकेशन यहाँ पे मैंने देखे, तो L इंटू एन जो होगा वो मेरा टोटल लेंथ ऑफ डिसलोकेशन होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो डिसलोकेशन है ये थ्रू आउट इट्स लेंथ है,
यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था। तो ये जो L इंटू एन, ये जो हो गया मेरा टोटल लेंथ ऑफ डिसलोकेशंस, ये मेरा टोटल लेंथ ऑफ डिसलोकेशन हो गया, और ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल Vc। अगर हम देखेंगे कि इसको Ln को मैं LD लिख रहा हूँ, ये टोटल लेंथ ऑफ डिसलोकेशंस हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल, ये बर्जेस वेक्टर इसी तरह से, और x बार ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, total distance traveled by all the dislocations, average distance traveled by all the dislocations, x bar। तो ये जो टर्म है LD अपॉन VC, ये हो जाएगी मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी। ये आप देखेंगे कि नंबर ऑफ यानी टोटल लेंथ ऑफ डिसलोकेशंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगी मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी। ये टर्म न्यू टर्म मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो इसका यूनिट होगा डिसलोकेशन डेंसिटी का, इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। इसका यूनिट होगा मीटर पर मीटर क्यूब। तो ये होगी मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी। ये जो टर्म है अभी मैं यहाँ पे डिसलोकेशन डेंसिटी से रिप्लेस करूँगा, और मैं कुछ प्लास्टिक स्ट्रेन, जो शेयर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसको लिख सकता हूँ रो बी एक्स बार। एक्स बार क्या है मेरा यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज distance due to dislocation motions। तो ये मेरा एवरेज डिस्टेंस है। ये मेरे पास आ गया प्लास्टिक स्ट्रेन, और मेरे पास एक एवरेज डिस्टेंस अगर मुझे पता है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है मटेरियल का। तो ये जो जब डिसलोकेशन मूव हो रहे हैं, इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब डिसलोकेशन मेरे मूव होते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे शेयर स्ट्रेन को। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा शेयर स्ट्रेन। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी डिसलोकेशंस हो सकते हैं कि जो मूव नहीं होते, उस डिसलोकेशन को हम कहते हैं सेसाइल डिसलोकेशंस। तो जो डिसलोकेशन मूव नहीं करते उनको हम कहते हैं सेसाइल डिसलोकेशन। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। पर अभी हम यहाँ पे इस रो को, जो डिसलोकेशन डेंसिटी, कुछ इस तरह से रिप्लेस करेंगे, थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा हमारा एनालिसिस। तो ये जो होगा प्लास्टिक स्ट्रेन, और ये जो रो एम, यहाँ पे रो एम जो मैंने लिखा है, ये हो गया मेरा मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी। मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी यानी जो डिसलोकेशन जो मोबाइल है, जो मूव हो सकते हैं, वही डिसलोकेशन की डेंसिटी मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, और सेसाइल डिसलोकेशन यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ प्लास्टिक स्ट्रेन में जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया एक सिंपल रिलेशन। ये जो रिलेशन है गामा इज इक्वल टू रो एम बी एक्स बार, आप देखेंगे कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के साथ, क्योंकि हम देखते हैं जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो टाइम भी इन्वॉल्व रहता है। तो मगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा ओवर टाइम, मुझे कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा, डी गामा अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो एम बी डी एक्स बार अपॉन डी टी। यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ। अजम्पशन क्या है मेरा कि रो एम कॉन्स्टेंट है मेरा, तभी जाके मैं ये इस तरह से लिख पाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा, मैं ये मेरा स्ट्रेन था, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा स्ट्रेन रेट। ये जो अगर ये टर्म आप देखेंगे, ये टर्म हो जाएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशन। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेन रेट। इसको मैं गामा डॉट इस तरह से रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये जो है ये मेरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशन होगी, ये वी बार। तो ये हो जाएगी मेरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशंस। मेरे पास एक सिंपल रिलेशन आ गया यहाँ पे, स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू रो एम बी वी, यानी ये मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी इंटू बर्जेस वेक्टर ऑफ डिसलोकेशंस एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशंस। अभी ये हो गया मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन जब मैं ग्लाइड की बात कर रहा था या स्लिप की बात कर रहा था। तो क्लाइंब ऑफ अ डिसलोकेशन भी कुछ मैं इस तरह से मान सकता हूँ कि मेरे पास एक क्रिस्टल है H, और ये मेरे पास कुछ डिसलोकेशंस है, और कुछ हाई टेम्परेचर पे ये मूव होते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रेन डेवलप करते हैं। स्मॉल स्ट्रेन अगर ये डेवलप करते हैं तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊँगा। ये अगर मैं स्ट्रेन देख रहा हूँ तो इसको मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेन है, इसलिए मैं इसको एप्सिलॉन लिखूँगा, और इसको लिखूँगा डेल्टा अपॉन एच। तो ये जो डेल्टा अपॉन एच है, यहाँ पे डेल्टा मैं कंसिडर कर रहा हूँ हमारे प्रीवियस केस की तरह कि ये बहुत छोटा है एच के हिसाब से।
तो मैं अगर सेम मेथोडोलॉजी अगर इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैंने x बार c जो लिखा है, ये सफिक्स c, ये क्लाइंब के लिए लिखा है, यानी जब डिसलोकेशन क्लाइंब हो गए यहाँ पे आएंगे और स्ट्रेन कुछ डेवलप करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा। अगर मैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे एक नॉर्मल स्ट्रेन मिलेगा, मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटीज़ मिलेंगी, यानी जो डिसलोकेशन जो क्लाइंब हो सकते हैं वही उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये मेरे पास उनका बर्जेस वेक्टर, और ये जो आएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशन वाइल दे आर क्लाइंबिंग, यानी जब वो क्लाइंब करते हैं उनका एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा। तो एवरेज क्लाइंब रेट ऑफ डिसलोकेशन यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये यहाँ पे मैंने एवरेज क्लाइंब डिस्टेंस लिख दिया। तो क्लाइंब हम जब बात करते हैं तब जंपिंग ऑफ एटम्स की बात करेंगे, ये एटम्स जंप हो गए तभी बात करेंगे। और क्लाइंब ये डिफ़िकल्ट है ग्लाइड के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा था कि क्लाइंब के लिए मुझे डिफ्यूजन चाहिए एटम्स का, यानी जंपिंग ऑफ एटम्स चाहिए, और ये पॉसिबल है मेरा जब मैं कुछ हाई टेम्परेचर पे जाऊंगा। यानी ये क्लाइंब जो प्रोसेस है ये थर्मली एक्टिवेटेड प्रोसेस है, यानी जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस तरह से मेरा ये जो एवरेज क्लाइंब रेट ऑफ डिसलोकेशन है वो भी इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कि ग्लाइड सबसे आसान है क्लाइंब के तुलना में, क्योंकि क्लाइंब जो है मेरी थर्मली एक्टिवेटेड प्रोसेस है, यह आपको याद रखना है। अभी एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, आप टेक्स्ट बुक में जब पढ़ेंगे तो ये रिलेशन गामा इज इक्वल टू रो एम बी एक्स बार, ये जो रिलेशन हमको मिला है, और ये जो रिलेशन हमें मिला है स्ट्रेन रेट का, शेयर स्ट्रेन रेट का इज इक्वल टू रो एम बी वी बार, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशन के साथ, इसको हम कहते हैं ओरोवान इक्वेशन। तो आपको एक ओरोवान इक्वेशन इस तरह से टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी डिसलोकेशन की पता है, मुझे बर्जेस वेक्टर पता है कौन से डिसलोकेशन है, और मुझे डिसलोकेशन डेंसिटी पता है, तो मैं कितना स्ट्रेन रेट डेवलप होगा मटेरियल में या कितना स्ट्रेन डेवलप होगा ये निकाल सकता हूँ। हमने क्या देखा था, हमने इस पार्ट में ये देखा है कि अगर मेरी डिसलोकेशन की कुछ मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट की वजह से क्या प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप होता है यही मुझे ओरोवान इक्वेशन से पता चलती है। इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे आगे जाके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। प्लास्टिक स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ, उसके बर्जेस वेक्टर के साथ, और एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है उसके साथ, या जो स्ट्रेन रेट डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मेरे डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ, यानी मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ, बर्जेस वेक्टर्स के साथ, या एवरेज वेलोसिटी ऑफ डिसलोकेशन के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा था इस पार्ट में कि अगर डिसलोकेशन मोशंस हो रहे, मोशंस यानी डिसलोकेशन मोशन की जब बात करेंगे तो हमने यहाँ पे सिंपल ग्लाइड के लिए देखा है, ग्लाइड या स्लिप के लिए, और क्लाइंब के लिए भी एक उदाहरण देखा था, और हमने डिराइव किया यहाँ पे ओरोवान इक्वेशन। ये जो ओरोवान इक्वेशन है वो हमें बताएगा कि प्लास्टिक स्ट्रेन क्या डेवलप होगा मटेरियल में। अभी के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट से हम जानेंगे इस प्लास्टिक स्ट्रेन के बारे में, और किस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशंस हम ला सकते हैं डिसलोकेशंस के साथ। धन्यवाद।